दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों का परीक्षा शुरू होने वाली है। अब दोस्तों आपकी तैयारी जैसी भी हो, बस आपको रिवीजन करना चाहिए। यानी कि अब आप जितना पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी नया चीज पढ़ने का बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं एक चीज, आपका जो सिलेबस है वो दुगुनी कर दी गई है। यानी कि आपको अब 17 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आपका सिलेबस 50% भी कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि आप 35% क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अब रिवीजन कीजिए। टाइम दोस्तों बहुत कम है। जो रिवीजन करेगा दोस्तों वही अच्छा मार्क्स को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है बिहार बोर्ड जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन पूछता है। तो प्लीज आप लोग देखिए, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। यानी कि 2 फरवरी के दिन जो आपका फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, उस दिन दोस्तों हूबहू आपको यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग एक एक प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बने, प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत रिवीजन कीजिए। तभी दोस्तों आपको ये सभी प्रश्न याद रहेगा, अन्यथा आप सारे प्रश्न को कुछ ही देर में भूल जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग सभी का आंसर दीजिए। ये आपका फाइनल वीडियो होने वाला है, यानी कि फाइनल क्वेश्चन आपका 2022 फिजिक्स एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है। आपका ऑप्शन है फास्फोरस, बोरॉन, एंटीमनी, एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि एन प्रकार का जो अर्धचालक है उसको बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में क्या मिलाया जाता है, यानी कि कौन सा अशुद्ध परमाणु मिलाया जाता है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है एंटीमनी। राइट आंसर आपके ऑप्शन इसी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, ध्यान दीजिएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है उसकी तुलना में जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये सस्ता होता है, इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, या फिर यह अधिक शक्ति सहन करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल दोस्तों सेकंड जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, इसीलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यानी कि राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आप लोग फटाफट एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए, तभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। अर्धचालकों में, ध्यान दीजिएगा, अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। यानी कि अर्धचालक में जो अशुद्धि मिलाया जाता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों डोपिंग। ध्यान रखिएगा, अर्धचालकों में अशुद्ध मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको डोपिंग कहा जाता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 डायोड को कहा जाता है फ्लेमिंग वाल्व, रिचार्डसन वाल्व, या फिर एडिसन वाल्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डायोड को क्या कहा जाता है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है फ्लेमिंग वाल्व। ध्यान रखिएगा, डायोड को जो है फ्लेमिंग वाल्व कहा जाता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी। जूल जो है वो किसका मात्रक है, बिल्कुल एनर्जी का मात्रक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि इतना आपका जो है आवृत्ति दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और इतना दोस्तों जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या कितना होगा। बिल्कुल 5 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 10⁻20 सी। जी हाँ, राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों प्लीज आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नहीं बनाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक न्यूमेरिकल को बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत लेगा और समय बहुत कीमती होता है, खास करके एग्जाम टाइम में। तो प्लीज आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, ये मेरी आप लोगों से निवेदन है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कोण होता है वो कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, म्यू अपवर्तनांक दिया हुआ है और पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण आपको पूछ रहा है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे म्यू -1 इंटू ए क्या है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म का कोण है दोस्तों। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों वो भी इस क्लास का आनंद उठा पाए, उसको भी ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7 प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का जो न्यूनतम विचलित अवयव होता है वो कौन सा होता है। यानी कि प्रिज्म से जब हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं, तो दोस्तों उसमें टोटल 7 रंग निकलता है। तो आपको बता रहा है कि जो सबसे कम विचलित कोण है, जो सबसे कम विचलित अवयव है, जो कलर है वो कौन सा होगा। बिल्कुल सोने की जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है लाल। ठीक है, लाल जो है दोस्तों बहुत कम विचलित करेगा, वो सीधा सीधा निकलने का कोशिश करेगा और सबसे ज्यादा जो विचलित होगा वो आपका बैगनी होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे
जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक यहाँ पर दिया हुआ है 1.5, इसको जो है पानी यानी कि अपवर्तनांक जिसका दिया हुआ है 1.33, इसमें डुबाया जाता है तो उसका जो सामर्थ्य है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 8 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे घट जाता है। तो जब भी हम लोग एक उत्तल लेंस को किसी पानी में जिसका उत्तल लेंस यानी कि अपवर्तनांक अगर कम हो उसमें अगर डुबाया जाए तो दोस्तों उसका जो सामर्थ्य है वो क्या होता है, घट जाता है। 8 की राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वेवलेंथ की मांग बढ़ने से अपवर्तनांक जो है वो क्या होता है, तो हमने आपको कई बार कराया है कि जो तरंगदैर्घ्य है वो दोस्तों अपवर्तनांक का ऑपोजिट है, यानी कि अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घटेगा और अगर अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य का मान घटेगा। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का जो मान है वो घटता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में हो तो संयोग की क्षमता जो होगी वो कितनी होगी। बिल्कुल 10 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे -1.5D। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं बनानी है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसकी जो उत्तरी ध्रुव है दोस्तों वो उत्तर की ओर हो तथा उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी। मतलब यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि जो उसका उत्तरी ध्रुव है उत्तर की ओर, तब उदासीन जो बिंदुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2, 4, 16, असंख्य। बिल्कुल 11 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके जाएंगे 2। ध्यान रखिएगा राइट आंसर 11 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर चुंबकीय विभव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि चुंबकीय विभव यानी कि मैग्नेटिक जो पोटेंशियल है उसका मात्रक क्या होता है। बिल्कुल दोस्तों 12 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे जूल पर एम्पियर पर मीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए इस तरीके से लिखा हुआ रहता है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको ये बॉटम में दिखा हुआ रहता है, ऊपर में आपका जूल, बॉटम में आपका ए और एम यानी कि एम्पियर मीटर। ठीक है, ये आपका चुंबकीय विभव जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल उसी का मात्रक है। ठीक है, तो राइट आंसर 12 के आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, निर्वात या फिर हवा में चुंबकशीलता जिसको हम लोग म्यू नॉट यानी कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा, किसमें, निर्वात यानी कि वैक्यूम में या फिर हवा में चुंबकशीलता का जो मात्रक या जो मान है वो क्या होगा। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। राइट आंसर 13 के आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की ध्रुव पर नमन जिसको हम लोग बोलते हैं डीप एंगल, क्या बोलते हैं, डीप एंगल। ठीक है, डीप यानी कि नमन जो कोण है दोस्तों वो कितना डिग्री होगा, 0, 90, 45, 180। बिल्कुल 14 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 90 डिग्री यानी कि लंबवत रहेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि पृथ्वी की ध्रुव पर जो नमन जो डीप का मान होता है वो दोस्तों 90 डिग्री का होता है। राइट आंसर 14 के आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब काल्पनिक को छोटा होता है या फिर वास्तविक को छोटा होता है या फिर वास्तविक को बड़ा या फिर काल्पनिक को बड़ा। तो क्वेश्चन क्या था कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है अभिदृश्य है उसको अगर उससे लेंस से बना जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। बिल्कुल 15 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे वास्तविक व बड़ा। तो ध्यान रखिएगा जब भी एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होगा तो दोस्तों वो जो है वास्तविक और बड़ा बनेगा। राइट आंसर 15 के आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक जो है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी होगी। ये क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको पहले भी करवाया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अनंत। ध्यान रखिएगा जब भी एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाएगा जिसका अपवर्तनांक जो है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होगा तो दोस्तों लेंस की जो फोकस दूरी है वो अनंत होगी। 16 की राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। एक चीज दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको बोले कि दूरदृष्टि दोष तो दूरदृष्टि दोष का मतलब हुआ कि उसको जो है दूर दिखाई देता है और नजदीक नहीं दिखाई देता। ठीक है, और अगर आप बोल दे निकट दृष्टि दोष तो निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ उसको नजदीक दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए दूर दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि उसको जो है दूर दिखाई देता है, नजदीक नहीं। जब नजदीक नहीं दिखाई दे तो दोस्तों उसको जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जब नजदीक नहीं दिखाई दे तो उसको उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि दूर दृष्टि दोष के केस में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के केस में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 17 का राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा आपके 18 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। देखिए
किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने से निम्न में से कौन सी घटना होती है? वर्ण विक्षेपण, विचलन, व्यक्तीकरण या फिर आपका उपरोक्त सभी? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल 18 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके हो जाएंगे विचलन। ध्यान दीजिएगा, विचलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होता है, यानी कि मानव नेत्र का जो विभेदन क्षमता जो मिनट में यहाँ पर आपको पूछ रहा है वो कितना होता है? बिल्कुल 19 की जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 1/2। ऑप्शन आपके डी 19 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर पृथ्वी की विषुवत रेखा पर जो निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई है वो क्या रहती है? उदग्र रहती है, 45 डिग्री कोण पर झुकी रहती है, या फिर क्षैतिज रहती है, या फिर 60 डिग्री कोण पर झुकी रहती है? बिल्कुल 20 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज रहती है, यानी कि राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 जिसको आप लोग दोस्तों बोलते हैं प्रतिबाधा यानी कि इंपीडेंस। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कितना होता है? हेनरी होता है, ओम होता है, टेस्ला होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन आपको पूछा कि जो प्रतिबाधा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल 21 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों ओम होता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिबाधा यानी कि इंपीडेंस का जो एसआई मात्रक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो आपका दिया हुआ रहेगा। अब आपको पूछेगा धारा के मूल माध्य वर्ग का मान। दोस्तों यहाँ पर ये भी आपका न्यूमेरिकल है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन 22 का जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों बी 60/√2। लेकिन फिर से आपको ये क्वेश्चन नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? प्रतिघात का मात्रक होता है ओम, फैराडे, एम्पियर, महो। महो मतलब ओम का उल्टा। ठीक है, 23 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है ओम। ध्यान रखिएगा, प्रतिघात का जो मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक वो ओम होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 24 एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है? देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, आराम से आप लोग आंसर देंगे। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है √r²। आप लोगों ने पढ़ा होगा √r², इसको मैं बड़ा कर देता हूं ओमेगा एल पे होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार निकलेगा √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार निकलेगा। ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के जो बीच का कालांतर होता है वो कितना होता है? यानी कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का जो कालांतर होता है वो कितना होता है? बिल्कुल 25 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे शून्य, 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोगों को बनाना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 नाविकों के मिलने और नए नाविक के बनने और ऊर्जा की मुक्त होने की जो घटना है उसको क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, श्रृंखला अभिक्रिया या फिर तत्वांतरण। ठीक है, तत्वांतरण। तो फटाफट आप लोग बताएंगे कि नाविकों को मिलने और नए नाविक के बनने और ऊर्जा की मुक्त होने की जो घटना है उसको दोस्तों जो कहा जाता है बिल्कुल हो जाएगा नाभिकीय संलयन यानी कि फ्यूजन। क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहा जाता है? पैकिंग फ्रैक्शन, ऊर्जा ह्रास, संवेग ह्रास, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 27 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो प्रति न्यूक्लियर द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। राइट आंसर 27 के आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 28 नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रोड जिसको हम लोग बोलते हैं कैडमियम, इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रोड कैडमियम का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? न्यूट्रॉन की गति करने के लिए, न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। 28 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए, यानी कि 28 का जो राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 29 निम्नलिखित में से किसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे कैंसर की बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? K40, कोबाल्ट 60 या फिर SR90 या फिर I3131। ठीक है, बिल्कुल 29 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे CO यानी कि कोबाल्ट 60। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, यानी कि कोई भी परमाणु जो होता है उसके नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो 30 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग जानते हैं एक नाभिक के अंदर
प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। ये दोनों नाभिकीय बल के कारण जुड़ा हुआ रहता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है तो दोस्तों नाभिक जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। राइट आंसर 30 के आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 31, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है या फिर रेडियो आवृत्ति से कम, प्रकाश आवृत्ति से अधिक या फिर श्रव्य आवृत्ति से कम। बिल्कुल 31 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे रेडियो आवृत्ति से अधिक, ठीक है। तो माइक्रो तरंगे की जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है। तो 31 की राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32 आपके समझ आपके स्क्रीन पर, भू तरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी तल के। भू तरंगों का जो ध्रुवण होता है वो पृथ्वी तल के किसी भी दिशा में 60 डिग्री के कोण पर लंबवत समानांतर। 32 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि ऑप्शन सी लंबवत पर। तो भू तरंगों का जो ध्रुवण होता है वो पृथ्वी तल के लंबवत होता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, संचार तंत्र का भाग नहीं है परेषण, संचरण, अभिग्रहण, ऊर्जा। तो दोस्तों संचार तंत्र का भाग निम्न में से कौन नहीं है? बिल्कुल 33 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, संचार तंत्र के भाग नहीं है, ऊर्जा नहीं है। 33 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एनालॉग संचार तंत्र का जो उदाहरण है वो निम्न में से कौन नहीं है। बिल्कुल 34 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे फैक्स नहीं है, ठीक है। तो एनालॉग संचार तंत्र का जो उदाहरण नहीं है दोस्तों वो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे फैक्स। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितना है? बिल्कुल 35 के जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे 35,930 किलोमीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से 35,930 किलोमीटर है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये आपको पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, सिंपली या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर सिंपली दोस्तों आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं TANU, ठीक है। आपको देखिए स्पेलिंग बिल्कुल सही से लिखना है। वो सर्च करने के बाद दोस्तों आपको कोई भी मॉडल पेपर हो, कुछ भी अगर आपको डाउनलोड करना हो तो सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाने के बाद दोस्तों देखिए सर्च वाला आइकन होगा, वहां पे आपको सिंपली मॉडल पेपर लिखना है। जो भी सब्जेक्ट का दोस्तों आप जो भी करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, जो भी चीज करना चाहते हैं वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मॉडल लिखेगा तो देखिए यहाँ पर मॉडल आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए जो भी सब्जेक्ट आपको डाउनलोड करना है 2022 के लिए सारा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस जारी होती है वो वहीं पे आपको मिल जाएगी, आप जरूर जाके चेक कीजिए, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे, प्यारा सा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कैसा लगा आपको आज का क्वेश्चन, और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि दोस्तों वो भी इस वीडियो को देख पाए, उसको भी कुछ फायदा मिले। और प्लीज चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है पूरे साइंस की। जी हाँ, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।